अब इस कंपनी को अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है अभी 2025 के अंदर ही लिस्ट हुए जैन 2025 में, तो रिसेंटली आईपीओ वाली कंपनी है। अब कभी भी कोई भी कंपनी अगर आईपीओ जल्दी आता है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि देखो अब मैं जो है आईपीओ कंपनीज़ को ट्रैक करना प्रेफ़र करता हूँ। लेकिन मैं जो है कभी भी आईपीओ कंपनीज़ के अंदर अप्लाई नहीं करता हूँ। रीज़न ये बनकर आता है क्योंकि मुझे जो है ट्रैक करना बेटर लगता है और एक बार अगर कंपनी लिस्ट हो जाती है तो आपको जो है एग्ज़ीक्यूशन भी जो है कंपनी के मैनेजमेंट का समझ आता है। तो अब जब रिसेंटली कंपनी लिस्ट होती है ना, तो एग्जीक्यूशन जो है आपको जल्दी से समझ नहीं आता है मैनेजमेंट का। स्टिल अगर हम यूनिमैक के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है, अब देखो आईपीओ आते टाइम बहुत सारी कंपनी का जो बेस है ना वो एलिवेटेड होता है, क्योंकि आईपीओ के टाइम ये लोग जो है सेल ज़्यादा दिखाते हैं, ये सब भी चीज़ें होती है। तो वहाँ पे जो है यूजुअली अगर आप कोई भी कंपनी का आईपीओ आता है तो उसके बाद ग्रोथ रेट जो है ना हमें 1 साल जो है थोड़ी रिड्यूस होते हुए ही देखने मिलती है। फिर वहाँ से जो है हमें उसके बाद से चीज़ें बेटर होते हुए देखने मिलती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2023 में जो है 159% की ग्रोथ रेट देखने मिली। 2024 में 120% की ग्रोथ रेट देखने मिली टॉप लाइन के अंदर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2025 में जो है 16% के आसपास की हमें ग्रोथ रेट्स देखने मिली टॉप लाइन के अंदर। तो यहाँ पे कंपनी का जो पैट देखोगे जो कि 2023 के अंदर 23 करोड़ का था, वो लगभग जो है 3x या 4x के आसपास हो चुका है। आप आराम से देखोगे तो 4x के आसपास जो है हमें पैट ग्रोथ देखने मिली है। इसके साथ-साथ यहाँ अगर आप देखोगे तो यूनिमैक के अच्छे खासे रेवेन्यू जो है ना एक्सपोर्ट से आते हैं। तो कंपनी को टैरिफ की वजह से जो है ना अच्छा खासा इम्पैक्ट मिला है। अब यूनिमैक कौन से कैटेगरी के अंदर काम करती है? ये लोग जो है आपके एरो टूलिंग स्पेस के अंदर काम करते हैं और इसके साथ-साथ ये लोग आपके एमआरओ के अंदर भी काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप Q1 के नंबर्स देखोगे तो Q1 के अंदर हमें जो है कंपनी अपनी टॉप लाइन सिर्फ 6% से ग्रो करते हुए देखने मिली है। जहाँ मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस गाइडेंस दिया हुआ है टॉप लाइन के लिए, मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये लोग जो है आराम से ग्रो कर सकते हैं अपनी टॉप लाइन 30 टू 40% के आसपास। तो वो ग्रोथ रेट जो है ना वो हमें इस कंपनी के अंदर एज़ ऑफ नाउ नहीं देखने मिली है। तो Q2 से जो है आपको इस कंपनी का जो है एग्ज़ीक्यूशन ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या हमें ग्रोथ रेट जो है ना वो बेटर होते हुए देखने मिल रही है क्या? अब इसके साथ-साथ इन्होंने जो है Q1 के अंदर 3 नए कस्टमर्स भी ऐड ऑन किए हुए हैं। और इसके साथ-साथ अगेन अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है जितने ज़्यादा कस्टमर्स ऐड करेगी ना उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे इनका कस्टमर मिक्स जो है ना उतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होगा। तो कल को अगर एक भी कस्टमर चला जाता है तो कंपनी के रेवेन्यूज़ के ऊपर जो है ना हमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। यहाँ पे ये कंपनी अगर आप देखोगे तो ये लोग प्रिसिजन इंजीनियरिंग के अंदर मोर और लेस काम करते हैं। तो ये आपके T1 प्लेयर्स के अंदर और आपके ओईएम क्लाइंट्स के लिए जो है काम करते हैं। तो ये कंपनी आपके एरोस्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर वाले कैटेगरी के अंदर जो है काम करती है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट का ये फोकस है कि इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैनेजमेंट ने टारगेट दिया है कि इन्हें जो है अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ करने के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करना है एज़ ऑफ नाउ। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो अब पैट ग्रोथ जो है किस तरीके से आती है वो जो है आपको देखना पड़ेगा। अब कंपनी कौन से सेगमेंट्स के अंदर काम करती है तो ये लोग आपके एरो टूलिंग और एमआरओ टूलिंग के अंदर काम करते हैं। तो आपके एमआरओ मतलब मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए आपको जो टूल्स लगते हैं ना वो सारे टूल जो है आपकी यूनिमेक एरोस्पेस जैसी कंपनी जो है प्रोवाइड करती है। तो ये लोग आपके एरो इंजन टूल्स प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके साथ-साथ ये लोग आपके रोल्स रॉयस इंजन और पैट एंड विटनी के लिए भी जो है एयरफ्रेम टूल्स बनाते हैं। तो ये आपके एयरफ्रेम जो है ना वो सारी चीज़ें भी जो है कंपनी बनाती है। अब इसके साथ-साथ ये कंपनी जो है आपके प्रिसिजन पार्ट्स एंड असेंबलीज़ के अंदर भी काम करती है। तो यहाँ पे ये लोग आपके न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर, एरोस्पेस, डिफेंस और इसके साथ-साथ सेमीकंडक्टर जैसी इमर्जिंग इंडस्ट्री के लिए भी जो है कंपनी काम करती है। तो ये कंपनी जो है एक प्रॉक्सी बनकर आती है आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि एक सेपरेट वीडियो जो है जल्दी आप लोगों के साथ कवर करूँ। तो ये बन जाती है यूनिमेक की बात। अब यहाँ पे जो है आपको मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन ट्रैक करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पे चीज़ें प्ले आउट होती है। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है, इसका नाम है डायनामाइट टेक। अब डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज़ के केस में अगर आप देखोगे तो इनका वैल्यूएशन बॉस मुझे नहीं समझ आता है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे जो है कंपनी 112 के पीई पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें ग्रोथ रेट्स भी जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने नहीं मिलती है। पिछले कई साल से जो है कंपनी हमें बहुत ज़्यादा खराब परफ़ॉर्म करते हुए देखने मिलती है और अगर आप इनकम स्टेटमेंट पे भी देखोगे कंपनी के तो हमें जो है वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। अब ये कंपनी जो है आपके एरोस्पेस डिवीज़न के अंदर भी काम करती है। अब इनके जो है 3 डिवीज़न बनकर आते हैं। पहला डिवीज़न जो है एरोस्पेस वाला डिवीज़न है, दूसरा डिवीज़न जो है हाइड्रोलिक्स वाला डिवीज़न है और तीसरा जो डिवीज़न है वो जो है इनका मेटालर्जी वाला डिवीज़न है।
अब कंपनी जो है इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे डिवीज़न लगता है वो है इनका एरोस्पेस वाला डिवीज़न। बाकी जो हाइड्रोलिक्स वाला डिवीज़न है और मेटलर्जी वाला डिवीज़न है, दोनों डिविजन्स के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। जहाँ पे अगर हम एरोस्पेस डिवीज़न की भी बात करें तो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन्स भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें यहाँ पे इस डिवीज़न के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने मिल रही है। और ये कंपनी जो है ना आपके एरोप्लेन्स होते हैं ना उसके स्ट्रक्चर्स बनाने के अंदर काम करती है। तो ये इन्होंने आपके बोइंग P-8 के लिए और F-15 प्रोग्राम्स के लिए जो है ये लोग काम कर रहे हैं। और इसके बाद अगर मैं हाइड्रोलिक्स वाले डिवीज़न की बात करूँ, हाइड्रोलिक्स वाला डिवीज़न बिल्कुल अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, वहाँ पे डिग्रोथ हमें देखने मिल रही है। मेटलर्जी वाले डिवीज़न के लिए भी जो है, ये वाला सेगमेंट भी जो है, हमें अंडर प्रेशर देखने मिल रहा है। जैसे कि अगर हम नंबर्स देखें, तो अगर हम कंपनी के नंबर्स देखें, तो एरोस्पेस वाले डिवीज़न के अंदर हमें 27% की ग्रोथ देखने मिली है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और एबिट अगर आप देखोगे, तो एबिट के अंदर जो है हमें 9.2% के आसपास की जो है ग्रोथ रेट देखने मिली है। मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स अगेन ये लोग जो है 16% के आसपास का जो है पैट बना रहे हैं और 23% के आसपास का जो है एबिटा मार्जिन बना पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि इनका जो एरोस्पेस वाला जो डिवीजन है ना, यहाँ पे मोमेंटम जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और इसके साथ-साथ ये लोग आपके सिक्योर्ड प्रोग्राम्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। आपकी मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ को ये लोग डीपेन करने पे फोकस कर रहे हैं और आपके जो नए फ्रेम असेंबलीज़ है, उनके ऊपर जो है कंपनी का मैनेजमेंट जो है फोकस कर रहा है। अब अगेन हाइड्रोलिक्स वाला डिवीजन 10% की डिग्रोथ देखने मिली है, एबिट के अंदर जो है डिग्रोथ देखने मिला है। तो ये डिस्कस करके कोई सेंस ही नहीं बनता है। हालाँकि यहाँ पे मैनेजमेंट ये बता रहा है कि एफवाई 26 के अंदर हमें जो है यहाँ पे ग्रोथ रेट्स देखने मिल सकते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है अगेन चीज़ें प्ले आउट होती है। फिर मेटलर्जी वाला डिवीजन भी जो है यहाँ पे भी जो है ग्रोथ नहीं है, क्योंकि एक तो आपका जर्मनी के अंदर जो है जर्मन ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर जो हमें वीकनेस देखने मिल रहा है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर आप देखोगे तो आपके चाइनीज़ प्लेयर्स ने जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज़ कर रखा है जर्मनी के अंदर। अगर आप केपीआईटी जैसे प्लेयर्स ट्रैक करते हो, आपके टाटा टेक्नोलॉजीज़ जैसे प्लेयर्स ट्रैक करते हो, तो आपको पता होगा कि यार इन कंपनीज़ की सेल्स भी जो है, इन कंपनीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है बॉस इफ़ेक्ट होने लगे, क्योंकि यूरोप के अंदर इनके जो क्लाइंट है ना, वो जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो चुके हैं आपके चाइनीज़ ईवीज़ की वजह से। तो जर्मन ईवीज़ को और जर्मन कंपनीज़ को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने मिल रहा है और ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर हमें स्लो डाउन देखने मिल रहा है। अब मैनेजमेंट ये बता रहा है कि अगेन यहाँ पे जो रिवाइवल है वो कंज्यूमर ड्रिवन होगा, ये होगा, लेकिन रिवाइवल कब आएगा वो हमें नहीं पता, ना मैनेजमेंट कोई कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह करता है। अब कंपनी एरोस्पेस डिवीजन के अंदर आपके विंग्स के अंदर काम करती है, आपके एल्ड्रियंस के अंदर काम करती है, विंग फ्लैप्स के अंदर काम करती है, आपके मेजर एयरफ्रेम स्ट्रक्चर्स के अंदर काम करती है, एएफटी पाइथन असेंबली, पाइलॉन असेंबली करते हैं ये लोग। और इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो इनके कौन क्लाइंट्स बनकर आते हैं, एचएएल, आपके बोइंग, बेल और इसके साथ-साथ स्पिरिट एरोसिस्टम, ये सारी कंपनीज़ जो है कंपनी की क्लाइंट बनकर आती है। अब हाइड्रोलिक्स और मेटलर्जी डिवीजन डिस्कस करके जो है मुझे तो कोई सेंस नहीं लग रहा है आपके साथ, क्योंकि ये डिवीजन जो है कंपनी के वो खराब और बेकार वाले डिवीजन से अगर हम बात करें तो। फिर इसके बाद एरोस्पेस के अंदर एक और कंपनी आती है आज़ाद इंजीनियरिंग, जो कि आपके एंसिलरीज़ के अंदर काम करती है। अब आज़ाद इंजीनियरिंग को जो है मैंने अच्छा खासा डिटेल के अंदर जो है, जो हमारे डिफेंस एंड एरोस्पेस वाला वीडियो है ना, वो वाले वीडियो के अंदर जो है ना बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो चैनल के ऊपर जो है ये वीडियो अवेलेबल है। रिसेंटली आया होगा वीडियो, तो वो वीडियो जो है आप एक बार चेकआउट कर लेना। 50-55 मिनट्स के आसपास का वीडियो है, जहाँ आप एक बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पाओगे आपके डिफेंस सेक्टर और एरोस्पेस सेक्टर के ऊपर। तो अब आज़ाद के अंदर देखें तो आज़ाद के अंदर ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि हमें 36% की टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिली है Q1 के अंदर। पैट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो हमें जो है 75% के आसपास की जो है पैट ग्रोथ देखने मिली है कंपनी के अंदर। अब इसके साथ-साथ मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है कि ये लोग आराम से जो है 30% 40% के आसपास जो है ग्रो कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो वैल्यूएशन है, अगर मैं पीई कंपनी का देखूँ ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे, तो 110 के आसपास का बनकर आता है, दैट इज़ 110। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वैल्यूएशन बॉस मुझे तो नहीं समझ आ रही है। देखो मैं मानता हूँ कि एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, तो बॉस आपके पास जो है ना मोट हमें देखने मिलेगा। अब मोट यानी क्या, कि देखो आप जो है जल्दी इर्रिप्लेसेबल नहीं हो, आपको जल्दी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते, ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ। लेकिन 110 का पीई जब आप देते हो, जब आपकी स्टार्टिंग वैल्यूएशन ही जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है, तब अगेन आपका जो गेन पोटेंशियल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अगेन मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से जो है सोच सकते हो। तो दिस कंटेंट इज़ ओनली फॉर आपका एजुकेशनल पर्पस, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और वैसे भी मेरा ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, कोई भी जो है बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं लेता है।
फिर इसके साथ-साथ एक और चीज़ है कि वैल्यूएशन वगैरह किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से आप डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज़ को वैल्यूएशन कर सकते हो। अगेन वैल्यूएशन करने जो है ना सिर्फ़ 10 मिनट का काम है, और लोग जो है दिन-दिन बैठकर वैल्यूएशन रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बॉस, वो है आपका डिसीजन मेकिंग, और किस तरीके से आप जो है डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, किस तरीके से आपको कौन से सेक्टर के अंदर कौन से मेट्रिक्स ट्रैक करने हैं, ये मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो है मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हो आप, क्योंकि मास्टर क्लास के अंदर जो वैल्यू मिलती है ना बॉस आपको, वो जो है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो इसके बाद अगर हम बाकी डिविजन्स की बात करें, तो कंपनी जो है आपके एनर्जी वाले डिवीजन के अंदर भी काम करती है और ऑयल एंड गैस वाले डिवीजन के अंदर भी काम करती है। फिर यहाँ पे हमें एम्प्लॉयी एक्सपेंस जो है कंपनी के, वो इंक्रीज होते हुए देखने मिले, क्योंकि अगेन ये लोग जो है नई फैसिलिटीज़ के अंदर एक्सपांड कर रहे हैं, और इसके साथ-साथ हमें डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज होता हुआ देखने मिला है, कैपेसिटी एडिशन की वजह से। नहीं तो हमें जो पैट ग्रोथ है ना, वो बेटर होते हुए देखने मिल सकती थी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, तो आपके आज़ाद इंजीनियरिंग के भी अच्छे खासे रेवेन्यू जो है हमें एक्सपोर्ट से आते हुए देखने मिलते हैं। कंपनी आपके मेनली आपके एनर्जी वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है, तो इनके कौन मेन क्लाइंट्स बनकर आते हैं, जीई वर्नोवा जैसे प्लेयर्स बनकर आते हैं। फिर इसके साथ साथ डिफेंस के अंदर भी ये लोग काम कर रहे हैं, तो भेल जैसी कंपनीज बनकर आती है, बीईएल जैसी कंपनीज बनकर आती है। फिर अगेन एरोस्पेस के अंदर रोल्स रॉयस जैसे प्लेयर जो है इनके क्लाइंट्स बनकर आते हैं। तो रोल्स रॉयस के साथ जो है इन्होंने डील साइन करी है कि ये लोग आपके सिविल एयरक्राफ्ट इंजन बनाने वाले हैं, उस इंजन के कंपोनेंट्स बनाने वाले हैं, और इसके साथ-साथ आपके एकदम कॉम्प्लेक्स मशीन पार्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जो भी कंपनी अगर आप देखोगे एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है, वो कहीं न कहीं जो है ना आपके प्रिसिजन इंजीनियरिंग वाले बिज़नेस को लेकर जो है लिंक्ड ही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बनकर आती है, क्योंकि अगेन एरोस्पेस कंपोनेंट्स के अंदर आपकी जो प्रिसिजन इंजीनियरिंग होती है, वो रिक्वायर्ड ही होती है, क्योंकि आपको जो है बहुत क्लोज़ली जो है इन कंपोनेंट्स को बनाना होता है। गलती से कुछ भी कंपोनेंट बनाने के अंदर इश्यू हो जाता है, तो अगेन आपके जो है कॉन्ट्रैक्ट्स भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे जीटीआरई जैसी कंपनीज़ है, हनीवेल एरोस्पेस जैसी जो कंपनीज़ है, इनके साथ भी जो है ये लोग काम करते हैं। फिर इसके साथ-साथ हालाँकि अगर मैं बोलूँ, तो आज़ाद इंजीनियरिंग के मैक्सिमम रेवेन्यू जो है ना, हमें एनर्जी वाले सेगमेंट से देखने मिलते हैं। एरोस्पेस वाले डिवीज़न के अंदर जो है ना, ये लोग धीरे-धीरे स्केल आउट कर रहे हैं, और ऑयल एंड गैस वाले डिवीज़न से भी जो है इनके अच्छे खासे रेवेन्यूज़ आते हैं। बट मेन इनका कौन-सा सोर्स है, अबाउट आई थिंक 80% ऑफ रेवेन्यू जो है कंपनी के आपके एनर्जी वाले डिवीज़न से ही आते हैं। तो यहाँ पे ये लोग आपके फिक्स्ड एयरफॉइल बनाते हैं, लास्ट स्टेज एयरफॉइल बनाती है कंपनी। फिर इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे ये लोग आपके हॉट गैस पार्ट बनाते हैं, अगेन आपका एयरफॉइल बनाते हैं, ये ब्लेड बनाते हैं, स्लिप्स बनाती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो है बनाती है, जो कि आपके इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन को यूज़ होता है, हीट एंड पावर प्लांट्स को यूज़ होता है, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन के अंदर जो है ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। अब एरोस्पेस एंड डिफेंस के अंदर बात करें, तो ये लोग आपके अगेन एयरफॉइल्स, आपके बॉडी, वाल्व, और इसके साथ-साथ प्लेट बटरफ्लाई, फिर सील और शाफ्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फिर पिस्टन प्लेट बनाती है कंपनी, अगेन आपका पॉपेट बनाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कंपनी आपके एयरक्राफ्ट के लिए बनाती है। तो इनका एंड यूज़र एप्लीकेशन कहाँ हो जाता है, बिज़नेस जेट एयरक्राफ्ट हो गया, या फिर इसके साथ-साथ कमर्शियल एयरक्राफ्ट हो गया, डिफेंस एयरक्राफ्ट हो गया, ट्रेनिंग जेट एयरक्राफ्ट्स हो गए, और फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो हेलीकॉप्टर्स हो गए। ये सारी चीज़ों के अंदर, और फिर डिफेंस एरोस्पेस वाली इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पे जो है इनके कंपोनेंट जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये लोग आपके इंजन असेंबली के अंदर है, ऑक्सिलरी पावर यूनिट के अंदर है, और एयर जनरेशन एंड वाल्व के अंदर है। तो ये बनकर आता है इनका एरोस्पेस वाला डिवीजन। अगेन एरोस्पेस वाले डिवीजन के अंदर आपका जो क्वालिफिकेशन प्रोसेस है, बहुत लेंथी प्रोसेस है, तो इस वाले प्रोसेस के लिए जो है 30 टू 48 मंथ्स भी लग जाते हैं। मतलब लगभग अगर आप देखोगे, तो 4 साल के आसपास जो आपको लग जाता है, अगर आपको सारे अप्रूवल्स वगैरह लेने हैं, 3 से 4 साल के आसपास। तो इसलिए इस इंडस्ट्री के अंदर जो है ना सबसे बड़ा मोड बनकर आता है ये। और ओवरऑल अगर आप देखोगे, तो एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर जो है ना ग्रोथ रेट्स भी ज़्यादा है। तो जैसे कि आपका एयर ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है कि 2022 से 2029 तक जो है आराम से 10% के आसपास जो है हमें ग्रो करता हुआ देखने मिले। फिर इसके साथ-साथ आपके एरोप्लेन के जो है कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो कई सारी डिफरेंट कंपनीज़ आती है, जो कि इन कंपोनेंट्स के अंदर जो है कहीं न कहीं काम करती है, और आपके ओईएम प्लेयर जो है, टी1 प्लेयर जो है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये सारे कंपोनेंट जो है सोर्स करते हैं इन कंपनीज़ से, और अपने एविएशन और अपने प्रोडक्ट्स के अंदर जो है यूज़ करते हैं। तो ये बन जाती है। इसके साथ-साथ एरोस्पेस एंड डिफेंस वाले मार्केट से भी जो है अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है कंपनी को देखने मिल रही है। तो ये लोग आपके एयरबस एसी को जो है, जैसे कि A320, A350, A355 जैसे मॉडल्स को जो है अपने कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। इसके साथ-साथ अगेन अगर आप देखोगे, तो ये लोग बोइंग के भी कुछ एयरप्लेन्स के लिए जो है अपने कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। तो ये बनकर आती है आज़ाद इंजीनियरिंग की बात, और ये बेसिकली जो है इनका एरोस्पेस वाला डिवीजन है। डिवीजन अच्छा है, ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट जो है बुलिश है,
कंपनी के नंबर्स भी जो है हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे हैं। बस एक चीज जो कि मुझे समझ नहीं आ रही है वो है कंपनी की वैल्यूएशन। बाकी तो कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप स्टडी कर सकते हो। अब इसके साथ साथ अगेन आजाद के बाद एक और कंपनी है जो कि आपके एरोस्पेस के अंदर काम कर रही है, लेकिन ये आपका मोर और लेस एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर काम करती है कंपनी। तो कंपनी का नाम है एमटार। अब एमटार की ऑर्डर बुक जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब इनकी ऑर्डर बुक के अंदर अगर हम बात करें तो एरोस्पेस एंड डिफेंस वाला जो डिवीजन है वहां से कंपनी के अबाउट 30% ऑफ रेवेन्यूज आ रहे हैं। ये लोग सोलली आपके सिर्फ एरोस्पेस के अंदर काम नहीं करते, लेकिन अब हम एरोस्पेस की भी बात कर रहे हैं तो अभी जो है एरोस्पेस का डेफिनेशन चेंज हो चुका है। पहले एरोस्पेस के अंदर आपकी एविएशन कंपनी और वो रिलेटेड कंपनीज आती थी, लेकिन अब एरोस्पेस के अंदर डिफेंस वाली कंपनीज भी जो है कहीं ना कहीं हमें आते हुए देखने मिल रही है, क्योंकि डिफेंस कंपनीज से इन कंपनीज को जो है ना अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट जो है हमें देखने मिल रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो क्लीन एनर्जी से कंपनी की 16% से ऑर्डर बुक आती है, और क्लीन एनर्जी फ्यूल एंड सेल से जो है इनकी 47% ऑफ ऑर्डर बुक आती है। इन्हें रिसेंटली ब्लूम के साथ ये लोग काम कर रहे तो उन्हें जो है वहाँ से ऑर्डर भी देखने मिला है। फिर अगेन ये लोग भी जो है आपके वैल्व्स के अंदर काम करते हैं, एंड अगेन आपकी बाकी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर जो है कंपनी काम करती है। तो एम्पटार को भी जो है आप स्टडी कर सकते हो, यहाँ हमें स्ट्रॉन्ग पैड ग्रोथ देखने मिल सकती है। ऑपरेटिंग लेवरेज जो है हमें किक इन होता हुआ देखने मिल सकता है आपका FY26 के अंदर, सेकेंड हाफ के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग है और ऑपरेटिंग लेवरेज जो है हमें अभी भी देखने मिल रहा है, जहाँ कंपनी 180-147% के आसपास ग्रो कर रही है। वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव है। फॉरवर्ड पीई पे भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 85x के आसपास आ जाता है। तो डील वाइज पर्सपेक्टिव से मैं बताऊं, अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, कोई रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, तो मुझे बॉस थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है वैल्यूएशन। तो ये बनकर आती है एमटार की बात। अब एमटार के बाद बाकी भी कुछ कंपनीज है जैसे कि एक्सिस केट जैसी कंपनीज है। अगेन इनका भी जो है मेन डिवीजन एरोस्पेस वाला डिवीजन है। तो एरोस्पेस वाले डिवीजन के अंदर भी जो है हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने मिल रही है, और मैनेजमेंट भी ये बता रहा है कि यहाँ पे हमें ग्रोथ रेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिलेगी। अब इसके साथ साथ एक्सिस केट्स के अंदर जो है ना हमें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिल रहा है। अब कोई पूछेगा क्या ट्रांसफॉर्मेशन, तो अब कंपनी जो है ना पहले प्रोडक्ट और सर्विसेज वाले बिजनेस के अंदर काम करती थी, लेकिन इनके 80% ऑफ रेवेन्यूज हमें सर्विसेज के अंदर से देखने मिलते थे और 20% ऑफ रेवेन्यूज प्रोडक्ट से देखने मिलते थे। अब होने वाला है उल्टा, 80% रेवेन्यूज प्रोडक्ट से और 20% रेवेन्यूज जो है सर्विसेज से देखने मिलेगा। अब फायदा क्या होगा इससे, अगर आप देखोगे तो कंपनी के एबिटा मार्जिन जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, जहां इन्होंने गाइडेंस भी दिया हुआ है कि ये लोग जो है ना 9,000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं आपका FY30 तक। तो वहां से कंपनी की जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी ओपन होती है जब ये प्रोडक्ट बिजनेस पे शिफ्ट होंगे। इसके साथ साथ ये लोग पूरा रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू जा रहे थे, तो ये लोग नए एम्प्लॉयज लेकर आया, नया मैनेजमेंट लेकर आया, जिसकी वजह से ये लोग अपना प्रोडक्ट डिवीजन जो है स्केल कर सके। और अभी भी मैनेजमेंट बता रहा है कि इनके कोल डिवीजन के अंदर, और इनका एरोस्पेस जो है कोल डिवीजन है, तो वहां पे जो है इन्हें 40% की जो है ग्रोथ रेट देखने मिल सकती है। तो ये बनकर आती है आपकी एक्सिस किड्स की बात। प्रोडक्ट मिक्स चेंज हमें देखने मिलेगा, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से जो है इनके मार्जिन इंपैक्ट होते हैं। अभी भी ये लोग बता रहे हैं कि इनके एबिटा मार्जिन कुछ 3% के आसपास से जो है इंप्रूव होंगे। लेकिन अब थोड़ा वैल्यूएशंस के बारे में, एक्सिस केट्स के बारे में बोलूँ तो हाँ, वैल्यूएशन जो है थोड़े एक्सपेंसिव लगकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी चीज़ें जो चल रही है वो सिर्फ स्टोरी के बेसिस पे चल रही है। एग्जीक्यूशन जो है हमें कंपनी के अंदर जो है वो ट्रैक करना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एरोस्पेस वाले डिवीजन के अंदर कंपनी जो है 17% के आसपास का जो है एबिटा बना सकती है आराम से। कंपनी के अंदर बाकी डिविजन्स भी है जैसे कि डिफेंस स्पेस के अंदर भी जो है ये लोग काम करते हैं। फिर इसके बाद कंपनी की ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो वो भी जो है हमें अच्छी खासी हेल्दी देखने मिल रही है। तो ये बन जाती है एक्सिस किड्स की बात। आई वुड सजेस्ट कि आप इस कंपनी को भी ट्रैक करो, ये भी इंटरेस्टिंग कंपनी है। 35% ऑफ कंपनी के रेवेन्यू कम्स फ्रॉम आपका एरोस्पेस वाला डिवीजन, और इसके साथ साथ यहाँ पे ग्रोथ रेट्स भी जो है स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ कंपनीज बनकर आती है, और छोटी छोटी कंपनीज भी है, OBSC जैसी कंपनीज है। और फिर इसके बाद अगेन रेमंड का भी एरोस्पेस वाला डिवीजन बनकर आता है। रेमंड के अंदर जो है आपको पता ही है कि इनका जो लाइफस्टाइल वाला डिवीजन है और रियल्टी वाला डिवीजन है वो जो है अभी सेपरेटली लिस्ट हो चुका है आपके एक्सचेंजेस के ऊपर। तो रेमंड के अंदर आपका एरोस्पेस और इंजीनियरिंग वाला बिजनेस बनकर आता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग मुझे बिजनेस लगता है रेमंड का वो एरोस्पेस वाला ही लगता है। बाकी बिजनेस प्रिसीजन इंजीनियरिंग वाला बिजनेस भी जो है इनका अच्छा है, और वो इनका लाइफस्टाइल वाला बिजनेस तो मुझे जो है पर्सनली बहुत बकवास लगता है। तो यहाँ पे अगर हम रेमंड की बात करें तो मैनी करके जो है इनकी सब्सिडरी है, जो कि आपके एरोस्पेस और डिफेंस वाले कैटेगरी के अंदर जो है हमें काम करते हुए देखने मिलती है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अगेन 28% CAGR के आसपास जो है आपका इंडिया का शेयर ग्रो करेगा एरोस्पेस कंपोनेंट मार्केट के अंदर, और ये कंपनी जो है ना आपके कंपोनेंट्स के अंदर ही काम करती है।
तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो क्या कंपोनेंट्स जैसे कि कॉम्प्लेक्स इंजन पार्ट्स होते हैं, तो रोल्स रॉयस वगैरह जैसे क्लाइंट्स बनकर आते हैं उनके साथ जो है कंपनी काम करती है। तो जैसे कि टर्बाइन वेन्स के अंदर, हाउसिंग असेंबली के अंदर, फ्यूल सिस्टम सिलेंडर के अंदर कंपनी काम करती है, फिर आपका बॉडी इंसेट असेंबली के अंदर जो है, ये सारी चीज़ों के अंदर जो है कंपनी काम करती है। तो ये बनकर आता है रेमंड का बिजनेस और ये बनकर आता है एरोस्पेस इंडस्ट्री का बिजनेस। अब थोड़ा आप लोगों के लिए चीज़ें समराइज कर दूं तो मुझे एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर कौन से बिजनेसेस इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। एक एक्सिस केट्स वाला बिजनेस है वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, यूनिमेक का बिजनेस जो है वो इंटरेस्टिंग है, डायनामेटिक का बिजनेस जो है वहाँ पे एरोस्पेस वाला बिजनेस अच्छा है लेकिन ओवरऑल कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। मुझे मैक्सिमम चीज़ें जो है ना आपके एरोस्पेस एंड डिफेंस वाले स्पेस के अंदर जो है कहीं ना कहीं बेटर देखने मिल रही है। डिफेंस सेक्टर के अंदर सिर्फ एरोस्पेस की बात करूं मैं तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है देखने मिल रही है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज जो है आपको देखना पड़ेगा कि यार किस तरीके से जो है चीज़ें चल रही है। अब इस इंडस्ट्री को जो है मैं भी रीडी कर रहा हूँ करंटली, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी स्टॉक के अंदर जो है इन्वेस्टेड नहीं हूँ। इस इंडस्ट्री को जो है मैंने अभी लास्ट वीक से जो है पढ़ना स्टार्ट किया है और इस वीडियो के लिए जो है मुझे 1 हफ्ता लगा ये वीडियो के लिए स्टडी करने के लिए। तो वो जो है जितना भी मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा वो सारी चीज़ें जो है वैल्यू चेन के बारे में मैंने आपके सामने पुटअप करके रख दी। तो आपको मेरा अगर एफर्ट अच्छा लगा होगा बॉस तो वीडियो को लाइक कर देना, कंटेंट पसंद आया, चैनल पे पहली बार आए हो बॉस तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ साथ होपफुली आपसे मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि आप मूवी की तरीके से मेरा वीडियो नहीं देख रहे हो। आई नो मेरे वीडियोस लॉन्ग होते हैं लेकिन मेरे वीडियोस के अंदर जो है ना मुझे वैल्यू डिलीवर करना होता है। मैं सिर्फ वैल्यू पे फोकस करता हूं, मुझे वीडियो के लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो या ना देखो, लेकिन जिसको वैल्यू चाहिए वो बॉस कभी ना कभी आके जो है मेरा वीडियो देखेगा, ये मुझे पता है। इसलिए मैं अपने वीडियोस में जो है ना सिर्फ वैल्यू के ऊपर फोकस करता हूं। तो लोगों की कंप्लेंट्स आती है ना लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो, तो जब देखो मुझे लगता है कि कंटेंट इस पे छोटा है तब मैं शॉर्ट ही लाऊंगा, लेकिन मैं लॉन्ग वीडियोस लेकर आऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि बस वीडियो की लेंथ छोटा करने के लिए या ज्यादा रीच के लिए जो है मैं जो है वैल्यू आप लोगों को जो है कम प्रोवाइड करूं। तो ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। आप सोचो कि यार मैं अपने वीडियोस के अंदर इतनी ज्यादा वैल्यू आपके पास लेकर आता हूं, तो आप इमेजिन करो कि मास्टर क्लास के अंदर जो है मैंने कितनी ज्यादा वैल्यू दी होगी। तो मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एज ऑफ नाउ मास्टर क्लास के अंदर 400+ पीपल एनरोल कर चुके हैं और जो भी लोग एनरोल कर चुके हैं सब लोगों के रिव्यू जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और इसके साथ साथ मास्टर क्लास देखने के बाद आपका कभी भी डाउट आता है मार्केट के अंदर या फिर आपको कोई भी डाउट आता है कोई कंपनी रिलेटेड या ट्रैकिंग से रिलेटेड, तो आप जो है मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हो। आप मुझे एक्स पे जो है पर्सनली 1-on-1 डीएम कर सकते हो और मैं आपके सारे डीएम जो है रिप्लाई कर देता हूँ एक्स पे, जो भी लोग मुझे रीच आउट करते हैं। तो ये बनकर आती है मास्टर क्लास की बात। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं जल्दी जो है मास्टर क्लास का जो प्राइस है वो इंक्रीज करने वाला हूँ। तो इसका प्राइस मैं 2,999 से 3,499 करने वाला हूँ। तो बॉस अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है मास्टर क्लास के लिए तो जल्द से जल्द जो है रजिस्टर कर देना। दैट्स इट। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, बाकी तो आप सब कर ही दोगे। मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्द से जल्द एनरोल कर देना। एक बार बॉस प्राइस इंक्रीज हो गया तो मैं जो है आपकी हेल्प नहीं कर सकता। और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि अगली कौन सी इंडस्ट्री के ऊपर जो है आपको वीडियो चाहिए। बाकी अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना तो कमेंट सेक्शन के अंदर एक कमेंट कर देना, तो मैं वैसे भी जो है सारे कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ। और हमारा जो पुराना चैनल है आयुष मर्दा रिसर्च डेस्क जहाँ पे 9,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब वहाँ पे मेरा प्लान है कि मैं जो है माइंडसेट वीडियोस ही डालूँ ज़्यादा, और वहाँ पे थोड़े बहुत वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, लेकिन मेन बिजनेस एनालिसिस वाले वीडियोस जो है ना आपको इस चैनल पे देखने मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब रहो, उसको भी सब्सक्राइब करके रखो। वहाँ पे जो है आपको माइंडसेट वाले वीडियोस देखने मिलेंगे और भी कुछ कंटेंट जो है आपको देखने मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ हमने ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज कवर कर रखी है। तो बॉस अगर आपने वो वाला चैनल अभी तक नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाओ और वो वाले वीडियोस चैनल पे जो है बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। दैट्स इट। होपफुली वीडियो देखकर मजा आया होगा। आयुष मर्दा साइनिंग।